हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कैंपस मंडावर के यूट्यूब चैनल पर आज के इस नई वीडियो में आपका हार्दिक। अपने पुराने वीडियो में 12th कक्षा का पद परिचय वाला टॉपिक चल रहा था। उस टॉपिक को आज इस नई वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं। आज अपन क्रिया का परिचय करेंगे कि क्रिया पद का परिचय किस प्रकार होता है, किस प्रकार इसके बिंदु काम में आते हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण पद का परिचय कर लिया था। आज है क्रिया। स्टूडेंट्स, क्रिया पद का परिचय करते हैं तो सबसे पहले उस पद का नाम याद होना चाहिए अपन को। अब नाम याद करने के लिए क्या है कि उसका भेद भी ज्ञान होना चाहिए। भेद क्या होता है, किसे कहते हैं क्रिया, कितने उसके भेद होते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस रूप में पाई जाती है, इसको पहले यहाँ पे देखेंगे अपन। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि क्रिया क्या होती है। क्रिया की परिभाषा आप सभी को याद होगी। यदि आप भूल गए हैं लॉकडाउन के समय तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि वे शब्द जिनसे किसी काम का होना अथवा करना पाया जाता है, या वे शब्द जो किसी कार्य को होने या करने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। किसी वाक्य में रहने वाला जो क्रिया का पद होता है, वाक्य में रहने वाला क्रिया का पद, उसे कहते हैं अपन क्रियापद। उसे कहते हैं हम क्रियापद। क्रियापद और क्रिया में यही एक अंतर होता है। क्रिया स्वतंत्र रूप से काम आ सकती है। जैसे ये आ गया हमारे पास, एक तो है खाना और एक हमारे पास आ गया खाता है। ऐसे एक हमारे पास आ गया सोता या सोना और एक हमारे पास आ गया सो रहा है। सो रहा है। यहां जो खाना है इसे अपन सामान्य क्रिया कहेंगे क्योंकि वाक्य में नहीं है। यहां सोना है इसे अपन सामान्य क्रिया कहेंगे। खाता है इसे हम क्रियापद कहेंगे। क्रियापद कह भी सकते हैं और नहीं भी। कह क्यों सकते हैं? क्योंकि क्रिया का यह रूप वाक्य में व्यक्त होता है। और कह क्यों नहीं सकते? क्योंकि यह किसी वाक्य में नहीं है। दोनों ही है इसमें। क्रियापद ये है भी और क्रियापद नहीं भी। क्रियापद है तो क्यों है? क्रियापद इसलिए है क्योंकि यह उस रूप में है जो वाक्य में व्यक्त होता है। यह भी उस रूप में है जो वाक्य में व्यक्त होता है। और क्रियापद क्यों नहीं है? क्योंकि यह किसी वाक्य में नहीं है, इस समय स्वतंत्र है। अगर हमारे पास में यह आ गया कि राम सो रहा है, अभी निश्चित है कि यहां जो सो रहा है यह क्रियापद है क्योंकि यह वाक्य में व्यक्त हो रही है, तो क्रियापद है। तो क्रिया का वह रूप जो किसी वाक्य में व्यक्त होने वाला होता है उसे हम क्रियापद कहते हैं। अपन यहां समझेंगे क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के भेद कर्म के आधार पर अलग होते हैं, रचना के आधार पर अलग होते हैं। तो पहले यहां पर देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया कौन कौन सी होती है। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। इस कर्म के आधार पर क्रिया को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसका एक भेद होता है अकर्मक क्रिया। पहला भेद होता है इसका अकर्मक क्रिया। इसका दूसरा वाला भेद होता है नंबर 2, जिसका नाम है सकर्मक। एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया इसके शब्द से ही व्यक्त हो रहा है कि जिस क्रिया वाले वाक्य में कर्म नहीं होता। ए मानी नहीं, कर्मक मानी कर्म। जिस क्रिया वाले वाक्य में कर्म नहीं होता वह क्रिया कर्मक होती है, और जिस क्रिया वाले वाक्य में कर्म होता है वह क्रिया सकर्मक होती है। ये तो पहचान है इसकी। परिभाषा दोनों की अलग अलग होती है कि वह क्रिया जिसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है क्योंकि वहां कर्म नहीं होता, और वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म होता है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म का होना अनिवार्य है। कर्म निश्चित रूप से पाया जाना चाहिए। इसमें बिना कर्म नहीं होगा, सकर्मक क्रिया नहीं मानी जाएगी। यह भी हो सकता है वहां एक भी कर्म हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन वहां कर्म का होना आवश्यक है। यहां कर्म के होने की अनिवार्यता नहीं होती। यहां पे कर्म नहीं पाया जाता, ये बिना कर्म वाली होती है।
तो इसके अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के भी अनेक भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के भी अनेक भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के कौन से भेद होते हैं, तो ये जो टॉपिक है 10वीं क्लास में बढ़कर है, तो वहाँ डिटेल में है। 10वीं क्लास में मैंने क्रिया वाला टॉपिक अपने वीडियो में डाला है। आप इसको अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं वैसे आपके सिलेबस के अनुसार, तो अकर्मक क्रिया का भेद है नहीं, क्योंकि परिचय देना होता है कि कौन सी क्रिया कर्मक है, कौन सा कर्मक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही डीपली इसका अध्ययन करना चाहते हैं आगे के लिए, तो 10वीं क्लास का आप क्रिया वाला वीडियो देख सकते हैं। अकर्मक क्रिया के लिए अपन क्या करते हैं कि वाक्य को देखते हैं कि वो वाक्य में क्रिया में कर्म है या नहीं है। जैसे हमारे पास में आ गया मोहन पलंग पर बैठता है, ये हमारे पास में है, मोहन पलंग पर बैठता है। अब यहां पे ये देखना चाहिए हमको कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, कर्म है या नहीं है। कि जितने भी अधिकांश वाक्य होते हैं उनमें 99% वाक्यों में कर्ता का होना अनिवार्य होता है। बिना कर्ता के वो वाक्य पूरा नहीं माना जाता। कर्म तो पाया जा सकता है या नहीं भी, लेकिन कर्ता का होना अनिवार्य है। तो पहले हमको मालूम करना पड़ेगा कि इसमें कर्ता कौन है। अब कर्ता का मालूम करने के लिए हमारे पास दो विधि होती है। पहला प्रोसेस तो ये होता है कि या तो उस शब्द के बाद में ने लगाओ। यदि शब्द के बाद में ने लगा होता है, कि जैसे हमारे पास आ गया कि मोहन ने, ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ मोहन शब्द के बाद में ने लगा हुआ है। ने कौन है, परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह। और ये ने किसका परसर्ग होता है, कर्ता कारक का होता है। किसका, कर्ता कारक का। तो जब कर्ता कारक का चिन्ह इसके साथ लगाया तो ये कर्ता हो गया। तो कर्ता की पहचान की पहली प्रोसेस या पहली प्रक्रिया क्या होती है कि या तो शब्द के बाद में ने लगा होता है। अगर ने लगा है तो समझो कर्ता है। अगर ने नहीं लगा हुआ है तो अपन क्या करते हैं, क्रिया से पहले कौन या किसने, कौन या किसने जोड़ करके और कर्ता की जानकारी ले सकते हैं। कौन या कितने, कर्ता की जानकारी। या तो क्या होता है उसके आगे ने लगा होता है, ये ने शब्द के बाद में। अगर ने नहीं लगा होता है तो क्रिया से पहले या तो कौन जोड़कर देखें, कौन का जवाब मिल रहा है तो कर्ता, किसने का जवाब मिल रहा है तो कर्ता है। जैसे यहां अपन देखते हैं मोहन पलंग पर बैठता है, हमारे पास एक कौन बैठता है तो इसका जवाब मिल रहा है वाक्य में, कौन बैठता है, मोहन। अब ये देखना है कि यहां कर्म है या नहीं है। तो कर्म का जो परसर्ग होता है कर्म का, वो को होता है। यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां तो पलंग पर आ रहा है, और में पे पर ये किस कारक के होते हैं, अधिकरण कारक के। तो ये गया अधिकरण कारक में। इसका मतलब यहां पे कर्म कारक नहीं है। यहां कर्म कारक नहीं है तो यहां पे क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। यदि हमारे पास में ऐसा वाक्य आ गया कि ये हमारे पास में कि रीना बाजार जाती है, तो सबसे पहले कर्म का मालूम कि कौन जाती है, रीना। तो ये तो कौन हो गया, कर्ता हो गया। पहले कर्ता का मालूम करेंगे, एक कर्ता है। इसके बाद मालूम करना है कर्म है या नहीं है। यहाँ पे शब्द है बाजार, चिन्ह लगा हुआ नहीं है को, अगर को होता कर्म कारक होता। अब मालूम क्या करते हैं, जैसे अपन को कर्ता की पहचान करने का नियम होता है, ऐसे कर्म का होता है। कर्म के लिए क्या करते हैं, कर्म के लिए या तो शब्द के बाद में को लगा होता है, क्या को लगा होता है। अगर को नहीं लगा हुआ है, माना कि को नहीं लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, क्रिया से पहले क्या अथवा कहां को, इन तीनों को जोड़ करके जवाब मालूम कर सकते हैं कि यह कर्म है या नहीं है। जैसे ये आ गया, क्या जाती है, क्या जाती है, इसका कोई जवाब नहीं है बाजार। कहां को जाती है, आंसर मिल जाएगा बाजार को। कहां को जाती है, बाजार को। तो ये हो गया कर्म। तो इसका मतलब इसमें कर्म है, और कर्म है तो क्रिया कौन सी, वो ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और एक होती है द्वि। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जिसके वाक्य में केवल एक ही कर्म होता है।
द्विकर्मक या बहुकर्मक क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसके वाक्य में एक से अधिक कर्म होते हैं। जिसके वाक्यों में एक से अधिक कर्म होते हैं वो द्विकर्मक या बहुकर्मक होती है। इसका नाम द्विकर्मक क्यों है? क्योंकि इसमें एक से दो कर्म होते हैं। बहुकर्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदी में जो है वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कभी द्विवचन नहीं होता। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ ग्रामर हिंदी की है तो यहाँ अपन द्विकर्मक को बहुकर्मक कहना अधिक सटीक मानते हैं, क्योंकि इसमें द्विकर्मक कोई वचन नहीं होता, बहुकर्मक होता है। तो यहाँ पे एक कर्मक या द्विकर्मक, जैसे रीना बाजार जाती है, इसमें एक ही कर्म है तो एक क्रिया एक कर्मक मानी जाएगी। हमारे पास में ये आ गया माना कि माँ बालक को खाना खिलाती है। माँ बालक को खाना खिलाती है। अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ कर्ता, पहले कर्ता मालूम करो। कर्ता कर कौन खिलाती है? माँ। तो ये तो हो गया कर्ता। बालक के आगे को लगा हुआ है, ये हो गया कर्म। कर्म हो गया ये, तो एक कर्म ये है। अब जवाब एक खाना क्या है? फिर अब मालूम करेंगे क्या जोड़े, क्या खिलाती है, तो क्या का जवाब मिल गया? खाना। तो ये भी एक कर्म है। तो एक कर्म तो हो गया हमारे पास बालक, और दूसरा जहां द्विकर्मक क्रिया होती है उसमें एक कर्म सजीव होता है, एक तो होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। तो बालक कौन सा होगा? सजीव कर्म है ये तो, और खाना है निर्जीव। इनमें जो दो कर्म होते हैं, जो पहला कर्म होता है उसे गौण कर्म कहते हैं, पहले वाले कर्म को, और बाद वाले कर्म को अपन प्रधान कर्म कहते हैं, मुख्य कर्म कहते हैं। जिस क्रिया वाले वाक्यों में दो कर्म होते हैं उसमें पहले वाला जो कर्म होता है कर्ता के साथ वाला होता है, जहां चिन्ह लगा होता है वो तो होता है गौण कर्म, और जहां चिन्ह नहीं लगे होते हैं वो होता है प्रधान या मुख्य कर्म होता है। तो यहाँ पे ये बालक गौण कर्म है और ये मुख्य कर्म है। तो ये इस प्रकार इसके दो भाग है सकर्मक क्रिया के, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो कर्म के आधार पे क्रिया। तो फ्रेंड्स अन्य क्रियाओं को यहाँ के जानेंगे, अन्य क्रिया कौन कौन सी होती है। तो यहाँ देखते हैं अन्य क्रियाओं में काफ़ी सारी हैं, अपन को कहीं दिक्कत ना आए तो आप इसकी ट्रिक्स को ध्यान में रखकर चलना। जैसे अन्य, इसको अपन रचना के आधार पर क्रिया भी। अन्य क्रियाओं में क्या होता है कि एक क्रिया होती है सजातीय क्रिया, दूसरी होती है विजातीय या संयुक्त, तीसरी होती है पूर्वकालिक, चौथी होती है तात्कालिक, पांचवी होती है प्रेरणार्थक, छठी होती है मुख्य क्रिया, सातवीं होती है और आठवीं होती है। फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना अपन को, क्योंकि अपन को क्रिया का अलग से टॉपिक नहीं है कि क्रिया का टॉपिक क्रिया किसे कहते हैं, कौन, इसको अपना परिचय करना है। और मैंने आपको पहले बता दिया इस वीडियो में कि आपको यदि इसका पूरा डिटेल देखना है तो 10वीं क्लास का क्रिया वाला वीडियो आप देख सकते हैं। सजातीय क्रिया में क्या होता है कि जिसकी धातुएं समान होती है। जैसे हमारे पास में यहाँ आ गया, ये यहाँ पे कौन गा रही है? सीता, ये है क्रियापद। हम यहाँ देखते हैं कि यदि अंडरलाइन यहाँ पर दिया है गा रही है, तो इसकी केवल एक ही धातु है, और एक धातु कौन सी है? गा। और यहाँ पे कर्म क्या गा रही है? गाना, तो ये हो जाएगा कर्म। जब एक कर्म हो जाएगा, धातु इसकी एक ही है, तो क्रिया का नाम होगा एक कर्मक। और माना कि हमारे पास में अंडरलाइन यहाँ से यहाँ तक देगा, इसका परिचय करना है, गाना गा रही है, दोनों ही है माना की। तो अपन सोचेंगे कि इसकी जो सामान्य क्रिया बनेगी वो गाना बनेगी, और गाना यहाँ पर है तो इसकी धातु भी गा और उसकी धातु भी गा। जब दो धातुएं समान होती है, जैसे यहाँ पर है दोनों धातुएं समान, गा धातु इसकी है, गा इसकी है, उसे कहते हैं अपन सजातीय क्रिया। तो सजातीय क्रिया है। जैसे हमारे पास में ये आ गया है, तो यदि हमारे पास में अंडरलाइन किया हुआ है नाच रहा है, पर कारण क्या है कि ये तो कर्ता है, कौन नाच रहा है? रोहन। क्या नाच रहा है? नाच। तो क्या का जवाब आ गया? तो ये बन जाएगा कर्म, और एक कर्म है, एक कर्मक क्रिया हो गई। और माना कि हमारे पास में नाच रहा है, इसी को आगे बढ़ाकर यहां तक कर दिया, तो फिर तो चेंज हो जाएगा, इसमें परिवर्तन होगा। क्या होगा कि ये नाच रहा है, तो ये क्रिया बन गई और ये भी क्रिया बन गई। इसकी धातु भी नाच, इसकी धातु भी नाच, या दोनों धातुएं समान है, जिसकी दोनों धातुएं समान आ गई तो क्रिया हुई सजातीय क्रिया।
तो ये दोनों उदाहरण हैं सजातीय क्रिया के, यदि दोनों मिले हुए हैं। विजातीय संयोजी क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जिसकी धातुएं बिल्कुल अलग हो, असमान हो, समान नहीं हो, उसे कहते हैं विजातीय या संयोजी क्रिया। ये दोनों भेद होते हैं, ये दोनों भेद किसके हैं? संयुक्त क्रिया के हैं ये दोनों। तो यहां विजातीय क्रिया किसे कहते हैं? जिसकी धातुएं समान हो। जैसे ये आ गया कि रोगी, जानते रोगी क्या होता है? पेशेंट, मरीज जो बीमार हो, रोगी, दवा। अब यहां अपन यहां अंडरलाइन करते हैं दोनों पर, इन दोनों पर अंडरलाइन करते हैं। रोगी दवा लेकर चला गया। अपन यहां देखते हैं चला, ये धातु अलग है, चल की है। गया ये अलग है, जा की धातु, जा धातु से बनी हुई है। तो इसकी धातु जा, इसकी धातु चल, दोनों की धातु ऐसे समान हुई। ऐसे यहां सो गया, इसकी धातु सो और गया बनता है जा धातु से, इसकी धातु जा। तो दोनों की धातुएं अलग अलग हैं। तो जब दोनों की धातुएं अलग अलग होती है, जब किसी वाक्य में रहने वाली दो क्रियाओं की धातु अलग अलग रहती है, उसे हम कहते हैं विजातीय या संयोजी क्रिया। और समान धातु होती है उसे कहते हैं अपन सजातीय क्रिया। अब हमारे पास में ये भी होता है कि फिर ये अलग अलग आ जाए, माना कि ये है, माना हमारे पास चला गया है। अब यहाँ पे ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, और यहाँ अंडरलाइन। ऐसे यहाँ आ गया सो गया है, तो ये क्रिया कौन सी है? तो जहाँ दो असमान क्रिया होती है तो वहाँ कुछ मुख्य क्रिया, तो वह क्रिया जिसका सीधा कर्ता से संबंध हो, कर्ता से। अब कर्ता के बाद में पहली क्रिया आ रही है सो, ऐसे यहाँ कर्ता के बाद में पहली क्रिया आ रही है चला। तो जिसका सीधा कर्ता के साथ संबंध होता है उसे कहते हैं मुख्य क्रिया। तो यहाँ चला कौन सी है? मुख्य क्रिया। और रंजित क्या होती है? जो मुख्य क्रिया को विस्तार देने का काम करती है, उसको बढ़ाने का काम करती है। मुख्य क्रिया को विस्तार देने का या बढ़ाने का काम करती है, उसे अपन रंजित क्रिया। तो यहाँ पे गया फिर क्या हो गया? चला को बढ़ाने का काम कर रही है। और यहाँ पे ये गया किस में आ गई? ये रंजित क्रिया। हमारे पास माना वाक्य आया हुआ है, वाक्य है कि बादल आकाश में छा गए। यहाँ पर दो क्रिया है, एक तो छा का मतलब छाना, और गए तो जाना से बनती है, जा से बनती है, जाना है। तो यहाँ छा गई। अगर माना हमारे पास में अंडरलाइन यहाँ पर दिया हुआ है गए पे, तो क्रिया का नाम है रंजित क्रिया। कौन सा है? रंजित क्रिया। और माना हमारे पास में अंडरलाइन गए पे नहीं है और छा पर है, तो क्रिया है मुख्य क्रिया। आगे समझ में? और माना छा गए दोनों पर है, तो इसका नाम हो गया विजातीय या संयोजी क्रिया। विजातीय या संयोजी क्रिया। तो ये पहला सजातीय हो गया, दूसरा विजातीय हो गया, तीसरा हमारा ये मुख्य क्रिया वाला हो गया, और अंत क्रिया हो गया। अब अपनी बारी है पूर्वकालिक क्रिया। क्या होती है? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है और जिसकी धातु में कर लगा होता है, कर प्रत्यय लगा होता है जिसकी धातु में। जैसे यहां है रोगी दवा लेकर चला गया, तो यहां मुख्य क्रिया कौन सी है? चला। और मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो रही है लेकर। लेना एक क्रिया होती है जिसकी धातु ले होती है, तो जिसकी धातु में कर लगा होता है और मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, उसे कहते हैं अपन पूर्वकालिक क्रिया। तो ये क्रिया कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। कौन सी? ये है पूर्वकालिक। ऐसा ही और लिखते हैं अपन, खाना, सेठ खाना खाकर बैठ गया। अब यहां पे देखते हैं, यहां खाना क्रिया नहीं बन रही, यहां खाना भोजन के लिए आ रहा है, खाकर है बैठ गया। अब यहां अपन देखते हैं कि यदि इन दोनों को मिलाया जाए तो क्रिया कौन सी है? विजातीय या संयोजी। अगर माना गया पर अंडरलाइन की जाए तो क्रिया कौन सी? रंजित क्रिया। अगर माना कि हमारे पास में बैठ पर किया गया है, क्रिया कौन सी है? मुख्य क्रिया। और ये मुख्य क्रिया से पहले संपन्न कौन हो रही है? खाकर, क्योंकि इसमें कर लगा हुआ है और मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो रही है। तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, जिसकी धातु में कर लगा होता है, उसे कहते हैं अपन पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के जैसे ही होती है तात्कालिक क्रिया। ये भी क्या होती है कि मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, लेकिन इसकी धातु में ते ही लगा होता है। यदि इसको अपन चेंज कर दें कि सेठ खाना खाते ही बैठ गया, सेठ खाना खाते ही बैठ, तो यहाँ खाते ही जो क्रिया है इस मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो रही है। ये क्या है? मुख्य क्रिया है ना, बैठ।
और गया क्या है, रंजित क्रिया, इससे पहले संपन्न हो रही है और धातु में लगा हुआ है ते ही, तो वह क्रिया जिसकी धातु में, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, जिसकी धातु में ते ही लगा होता है, क्या लगा होता है, ते ही लगा होता है, वह होती है तात्कालिक क्रिया। अब बारी आती है हमारी प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्या होता है, वह क्रिया जिसको संपन्न करने वाला कर्ता नहीं होता, बल्कि कर्ता की प्रेरणा से, कर्ता के निर्देश से वह कार्य किसी और के, तो जहां कर्ता स्वयं काम न करके अपनी प्रेरणा से किसी और से करवाता है, कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा से किसी और से करवाता है, वह क्रिया होती है, वह क्रिया प्रेरणार्थक होती है। जैसे कि हमारे पास में यहां आ गया, हमारे पास में ये आ गया कि हम अब कौन डलवा रहे हैं, हम, तो कर्ता कौन है यहाँ पे, हम, लेकिन मिट्टी डलवाने का काम हम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी प्रेरणा से किससे करवा रहे हैं, बच्चों से। तो जहां कर्ता स्वयं काम न करके अपनी प्रेरणा से किसी और से करवाता है, तो यहाँ कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा, किससे करवा रहा है, बच्चों से करवा रहा है, तो यहाँ जो डलवाना क्रिया बनेगी, इसकी क्रिया क्या बनेगी, डलवाना। एक डलवाना क्रिया कौन सी होगी, प्रेरणार्थक। तो ये होती है प्रेरणार्थक, ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा से किसी अन्य से करवाता है, वो होती है प्रेरणार्थक। तो ये हमारी हो गई प्रेरणार्थक। इसके बाद हमारे पास मात्र नाम धातु के लिए क्या करते हैं, अब नाम धातु क्रिया इन सबसे अलग होती है। इन सबसे अलग क्यों होती है कि ये सभी क्रियाएं बनती है धातुओं से। किससे बनती है, धातुओं से, और नाम धातु बनती है संज्ञा सर्वनाम। तो ये जो क्रिया होती है नाम धातु, ये अन्य क्रियाओं से अलग होती है। कैसे होती है अलग, कि अन्य क्रियाओं का निर्माण तो होता है धातुओं से, और नाम धातु का निर्माण होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ करके। जैसे हमारे पास ये मोटा है और इसको अपन धातु जोड़े हैं, आना मिटियाना बन जाएगा। हमारे पास में ये आ गया माना कि अपना, एक सर्वनाम होता है अपना, और अपन ने एक क्रिया बनाई इसकी अपनाना। हमारे पास में ये आ गया बात, बात क्या है, संज्ञा, कोई नाम होती है, इससे बनाया अपन ने बतियाना। हमारे पास में ये आ गया माना कि संज्ञा, ये तो किसका हो गया, संज्ञा का, लात आ गया, लात, जानते हैं लात क्या होता है, पैर, गांव में लात कहते हैं इसको, लात। इससे बनाया अपन ने लतियाना। अब जैसे कि माना हमारे पास कोई वाक्य बन गया, हम बतिया रहे हैं, बतिया रहे हैं। अब बतिया रहे की क्रिया क्या बनेगी, बतियाना। अब बतियाना बनी किससे, बात और आना। अब बात क्या है, संज्ञा, धातु थोड़ी होती है बात, तो बात है संज्ञा, तो संज्ञा से बनी हुई है क्रिया, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया कौन सी हो गई है, नाम धातु। तो ये हमारे पास 8 क्रियाएं हैं। क्रिया का नाम पूछेगा, हम क्रिया का नाम देंगे, तो जैसे परिचय करेंगे तो वहां पे आएगा। इसके बाद क्रिया में एक टॉपिक और जुड़ता है जिसका नाम है वाच्य। वाच्य में भी क्या है कि वाच्य का पूरा जो वीडियो है 10वीं क्लास के लिए बन चुका है, और अलग से सिंपल में यहाँ आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम करेंगे परिचय। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य, वाच्य होता है क्रिया के परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, कि क्रिया किसके आधार पे बदल रही है, कर्ता के आधार पे, कर्म के आधार पे, या किसी अन्य के आधार पे, तो क्रिया के परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य। इसको कर्तृ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मात्रा लगती है, कुछ लोग बोलते हैं कर्त, तो कर्त बिल्कुल गलत है। क्यों, कर्त में तो फिर कर्तृ रहेगा, ये री की मात्रा नहीं है, कर्तृवाच्य। एक होता है दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। तो इसको तो अपन जानते हैं, वाच्य क्या है, परिभाषा अपन यहां से, वाच्य क्रिया का परिवर्तन, क्रिया का परिवर्तन, क्रिया का परिवर्तन। तो जहां क्रिया का परिवर्तन कर्ता के अनुसार होता है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, उसे कहते हैं अपन कर्तृवाच्य। यहां पे क्रिया का लिंग वही होगा जो कर्ता का होगा, क्रिया का वचन वही होगा जो कर्ता का होगा। यानी जो क्रिया का लिंग है, वचन है, पुरुष है, वो कर्ता के अनुसार होता है। अगर कर्ता का लिंग चेंज कर दें, क्रिया का लिंग चेंज हो जाएगा। इसके बाद है कर्मवाच्य, जहां क्रिया का परिवर्तन कर्म के अनुसार होता है,
और जहां क्रिया का परिवर्तन ना कर्ता के अनुसार हो ना क्रम के अनुसार बल्कि अन्य के अनुसार हो। जैसे हम यहां वाक्य लिख रहे हैं, हमारे पास में है कि मोहन निबंध, एक हमारे पास में है मोहन लिखा, एक हमारे पास में है मोहन, और चौथा है हमारे पास। इसमें क्या है कि एक पहचान होती है कि यहां कर्तृवाच्य में रहने वाली क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। वहां पे कर्म पाया जा सकता भी है और नहीं भी। कर्मवाच्य में रहने वाली जो क्रिया है केवल सकर्मक होती है, अकर्मक नहीं होती। उसमें कर्म का होना आवश्यक होता है। बिना कर्म वाली की जो क्रिया होती है वो कर्मवाच्य में नहीं होती है। भाववाच्य में रहने वाली जो क्रिया है वो केवल अकर्मक होती है, सकर्मक नहीं होती। तो ये है, इसकी क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकती है। इसमें रहने वाली क्रिया केवल सकर्मक होती है, इसमें रहने वाली क्रिया केवल अकर्मक होती है। इसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें कि ये नकारात्मक भाव को व्यक्त करने वाली होती है। इसकी क्रियाएं लगभग 80% नकारात्मक भाव को व्यक्त करने वाली होती है, और बाकी वाक्य पर निर्भर है कि वाक्य के अनुसार देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। हमारे पास सामने दिया हुआ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि अपन पहचान सकते हैं कि क्रिया कर्म की क्रिया है जो कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है, भाववाच्य में। अपन को रटना नहीं है, अपन को समझना है, और नियम अपन को जानते हैं कि यदि क्रिया का परिवर्तन कर्ता पर हो कर्तृवाच्य, कर्म पर हो कर्मवाच्य, अन्य पर हो भाववाच्य। यहां पर क्रिया है लिखता है, कर्ता कौन है इसका? मोहन। मालूम है कर्ता का, तो पहचान कर सकते हैं अपन किसके द्वारा? कौन के द्वारा। कौन लिखता है? मोहन, तो ये इसका कर्ता है। क्या लिखता है? निबंध, तो ये इसका कर्म हो गया। अब कर्ता भी है कर्म भी है, इसका मतलब कर्ता और कर्म कहां कहां हो सकते हैं? या तो कर्तृवाच्य में या फिर कर्मवाच्य में। इसमें तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो रहने वाली क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, लेकिन यहाँ तो कर्म भी, तो कर्म दोनों में है। अब ये देखेंगे ये क्या कर्तृवाच्य में है या कर्मवाच्य में। अगर माना इसमें अपन मोहन है, पुल्लिंग का होता है, और मोहन का जो स्त्रीलिंग होता है वो मोहिनी होता है। अगर इसको चेंज कर दें, मोहिनी निबंध लिखती है, क्या होगा? मोहिनी निबंध लिखती है। क्रिया बदल गई, क्या करने से? इसका लिंग चेंज करने से। किसका लिंग? कर्ता का कर्म का? कर्ता का लिंग चेंज किया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया, तो क्रिया का लिंग चेंज हो गया। अगर माना अपने इसको चेंज करें, निबंध है, तो ऐसे मोहन अनेक निबंधों को लिखता है, बहुवचन कर दो। निबंध जो है पुल्लिंग में होता है, निबंध पुल्लिंग में, कविता स्त्रीलिंग में होती है। इस निबंध का कविता कर दो, मोहन कविता लिखता है कर दो, कोई फर्क नहीं। इसका लिंग चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना क्रिया पर, ना उसका लिंग चेंज होगा, ना कुछ होगा। लेकिन कर्ता का लिंग चेंज करेंगे तो क्रिया बदल जाएगी। कर्ता को वचन में चेंज करें, अनेक मोहन, अगर इसको बहुवचन कर दें अनेक मोह, तो क्रिया बदल जाएगी। तो यहां जो वाच्य होगा क्रिया का, ये किस में जाएगा? क्यों जाएगा? क्यों? कर्ता के अनुसार हो। अब आते हैं, वो ये यहाँ पे मोहन करता है, अगर मोहन की जगह मोहिनी कर दो, निबंध की जगह कविता कर दें अपन, निबंध पुल्लिंग का, कविता ने कविता, क्या बदलने से? कर्म को बदलने से, कर्म का लिंग चेंज करने से। निबंध यहाँ पुल एक वचन में है, इसका बहुवचन कर दो, मोहन ने अनेक निबंधों को, नहीं, मोहन ने अनेक निबंध लिखे। अनेक जुड़ गया बहुवचन में, अनेक निबंध लिखे, तो लिखा का क्या बन गया? लिखी हो गया। तो यहाँ पे जो क्रिया है इसका परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार। किसमें हो गया? ये कर्म। रटोगे कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, रटना नहीं है, समझना है वाक्य को देख करके। मोहन के द्वारा निबंध लिखा गया, यहां देखते हैं। अगर चेंज करें, मोहिनी के द्वारा, मोहन करता है यहाँ पे, अगर कह दें मोहिनी के द्वारा निबंध लिखा गया, क्रिया नहीं बदली है, किसके बदलने से? मोहन के लिंग बदलने से। अगर ये निबंध कविता कर दे, मोहन के द्वारा कविता लिखी गई, क्रिया बदल गई, किसके अनुसार बदली? किसके अनुसार? ये कर्म के अनुसार। अब यहां देखते हैं चौथे में, मोहन द्वारा नहीं लिखा गया। अभी मैंने बताया था कि जहां क्रिया, जहां कर्म नहीं होता, अब जहां कर्म नहीं होता, कहां कहां नहीं होता? कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों चीजें हैं, और यहां कर्म नहीं होता। अब ये वाला वाक्य या तो होगा भाववाच्य में या होगा कर्तृवाच्य में।
या तो होगा भाववाच्य में या होगा कर्तृवाच्य में। अब भाववाच्य में होगा तो क्या होगा, इसको देखते हैं कि कर्तृवाच्य में भाववाच्य में। मैंने कहा कि जन अधिकांश 80% नकारात्मक भाव वाले वाक्य होते हैं वो भाववाच्य में होते हैं। तो मोहन द्वारा नहीं लिखा गया, नकारात्मक भी है और इसमें कर्म भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सीधा किस में जा रहा है, भाववाच्य में। लेकिन फिर भी अपन इसको वाक्य क्यों देखें, ये मोहन की जगह मोहिनी है, मोहिनी द्वारा नहीं। अब जब ये क्रिया मोहन से ही नहीं बदल रही है, इसका लिंग बदलने से इसका वचन बदल लो, अनेक मोहनों द्वारा नहीं लिखा गया। ना तो इसका लिंग चेंज करने से बदल रही है, ना वचन चेंज करने से बदल रही है। इसका मतलब मोहन कर्म इसमें है नहीं है, इससे बदल नहीं रही है। तो इसका मतलब कि जहां क्रिया का परिवर्तन ना कर्ता से होता है ना कर्म से होता है, वह क्रिया भाववाच्य की है। तो ये 3 वाच्य आपको मैंने बताए हैं। जब अपन आने वाली नई वीडियो में अपन क्रियापद का परिचय करेंगे। क्रियापद के परिचय में अपन को नंबर 1 क्रियापद का नाम कि वो अकर्मक क्रिया है, सकर्मक है, सजातीय है, कौन सी है। क्रियापद का लिंग आपको मालूम पड़ जाएगा। क्रियापद का वचन, क्रियापद का काल कैसे होते हैं, और क्रियापद का वाच्य और क्रियापद का। तो आपको काल तो जानकर जैसे लिखता है ये वर्तमान काल का है, लिखा है ये भूतकाल का है, तो काल तो पहचान लेंगे। वाच्य अपन पहचान लेंगे क्योंकि इसको अपन सीख लिया है। नाम अपन को याद हो जाएंगे किस में है, तो इसको अपन आने वाली नई वीडियो में इसका पद परिचय करेंगे कि इसका परिचय क्या होगा क्या नहीं होगा। तो नई वीडियो में अपन को इसका परिचय लेकर आएंगे, और तब तक के लिए आप इसको ध्यान में करते रहो और मालूम कर लो कि इसमें आएगा तो कौन सा वाच्य है, इसमें कौन सा क्रिया आएगी।